रूस ने यूक्रेन पर हमले के बाद जिस जंग को 2 दिनों में खत्म करने का इरादा जताया था, उस जंग के 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हल निकलता नहीं दिख रहा। 4 दिन बीत जाने के बावजूद ना तो रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस पाई है और ना ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ही मैदान छोड़ा है। यूक्रेन ने तो रूस पर अपने नागरिक ठिकानों तक पर हमले करने के आरोप लगाए हैं। अगर ये सच है तो कई जानकार इसे रूस की बौखलाहट बता रहे हैं। जिस जंग में रूस अब तक भारी पड़ा है, अगर उसमें भी वो बौखला रहा है तो सवाल उठता है, क्या 4 दिनों के युद्ध में ही रूस किसी चक्रव्यूह में फंस गया है? ये जंग यूक्रेन को झुकाने की है। ये जंग यूक्रेन के जरिए अमेरिका और पश्चिम देशों को डराने की है। ये जंग किसी भी तरह दुनिया में रूस के दबदबे को फिर से लाने की है। ये जंग यूक्रेन के बहाने अमेरिका और उसके मित्र देशों के एकाधिकार को चुनौती देने की है। लेकिन जिस जंग को रूस ने अपने लिए 2 दिन का खेल समझा था, वो 4 दिनों के बाद एक चक्रव्यूह में बदलता दिख रहा है, जिसके अंदर रूस घुस तो बेहद आसानी से गया, लेकिन अब उसे इससे निकलने की कोई राह फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रही। यूक्रेन के आसमान पर उसके लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। रूस के आसमान से यूक्रेन पर उसके मिसाइल बरस रहे हैं। यूक्रेन की धरती को रूस के टैंक रौंद रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की सेना हथियार डालने को तैयार नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपने मुल्क को छोड़ने को तैयार नहीं। रूस ने 2 दिन में यूक्रेन के सबसे बड़े शहर खार्किव और तीसरे दिन कीव पर कब्जा कर जंग के खात्मे की योजना बना रखी थी, लेकिन जंग के 4 दिन बीत जाने के बाद उसके सैनिक खार्किव में घुसते दिखे। 4 दिन बाद रूस के टैंक खार्किव में नजर आए, और जब ऐसा हुआ तो खेल के जिस मैदान में बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थी, जिस मैदान में माँ बाप की नजरें अपने दौड़ते, खेलते और उद्यम मचाते बच्चों को खुश होकर निहारा करती थी, उसके आसपास फौजी बूट की आवाज गूंजने लगी। उसके पास टैंक की आहट से दहशत फैलने लगी। शहर के लोगों तक रूस के धमक की संदेश पहुंचाने के लिए गोलियों की तड़तड़ाहट और बारूद की गंध फैलने लगी। अपने बॉर्डर के बेहद पास के शहर में कदम रखने में रूस की सेना को 4 दिन लग गए। रूस का दावा है कि उसकी योजना यूक्रेन पर कब्जे की नहीं है, लेकिन रूस की हर चाल दहशत की छाप बनती दिख रही है। रूस हमला कर दहशत फैलाना चाहता है। वो यूक्रेन के सैनिकों के सरेंडर के दावे कर दहशत फैलाना चाहता है। रूस यूक्रेन को डराकर अपने विरोधी देशों को दहशत में रखना चाहता है, लेकिन 4 दिनों के बाद भी जब रूस के सैनिक खार्किव तक ही पहुंच पाए तो दहशत की इस योजना ने काम करना शुरू कर दिया। रूस के गोले ऐसी जगहों पर भी गिरने के दावे किए जाने लगे जिसका सैनिक ठिकानों या गतिविधियों से कोई सरोकार नहीं। कीव के पास न्यूक्लियर कचरे की जगह पर रूस ने मिसाइल से हमला किया। रूस की मिसाइलों ने इमारतों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मिसाइल हमलों की वजह से यूक्रेन की इमारतों से आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता दिखा। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जारी हमले के दौरान उसके हवाई अड्डों और ईंधन सुविधा केंद्रों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसे हमले का दूसरा चरण माना जा रहा है। Героические традиции спецназа закладывались в многовековой истории нашей армии. Они закалялись в годы Великой Отечественной войны. ऑयल टैंक से उठती हाहाकारी लपटों को मानफिक नतीजे नहीं मिलने की वजह से रूस की बौखलाहट का नतीजा माना जा रहा है। यूक्रेन ने तो यहाँ तक दावा किया कि रूसी सैनिकों ने खार्किव में एक गैस पाइपलाइन बम धमाके से उड़ा दी। जानकार तो इसकी वजह से पर्यावरण से जुड़े बड़े आपदा तक की भविष्यवाणी करते दिखे, जबकि कुछ चश्मदीदों ने गैस पाइपलाइन के बाद मशहूम क्लाउड जैसा मंजर देखने का दावा किया।
हालांकि इन दावों को रूस पर दबाव बनाने के पैतरे से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि रूस की सेना यूक्रेन में घुस चुकी है और उसने यूक्रेन के 2 दक्षिणी शहरों को घेरने का दावा भी किया है। लेकिन एक सच ये भी है कि 4 दिन बाद राजधानी कीव उसकी जद से दूर ही रही। रूस का मकसद किसी भी तरह से कीव के रास्ते को बंद कर उस पर कब्जा करना है, लेकिन इसके रास्ते में यूक्रेन की सेना पूरे दमखम के साथ आ रही है। यूक्रेन की सेना ने जो दावा किया है उसके मुताबिक जंग के तीसरे दिन तक उसने रूस के 3000 सैनिकों को मार गिराए, जबकि 200 से ज्यादा रूसी सैनिकों को बंदी बना लिया। रूस के 102 टैंक और 16 एयरक्राफ्ट मार गिराए। यही नहीं, 540 बख्तरबंद वाहनों को तबाह कर दिया। बताओ, सबूत यूक्रेन की तरफ से कुछ वीडियो भी जारी किए गए जिसमें लाचार रूसी सैनिक दिख रहे हैं। इन सब से यूक्रेन के राष्ट्रपति उत्साहित दिखे और कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए जिनमें उन्हें अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाते देखा गया। इसी उत्साह का नतीजा है यूक्रेन ने रूस की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उससे बेलारूस से बात करने की पेशकश की गई थी। Бомбардировка жилых кварталов, гражданской инфраструктуры. Нет ни одного на сегодня объекта в стране, который оккупанты не считали бы для себя допустимой целью. Они воюют против всех. Они воюют против всего живого. Против детских садиков, против жилых домов и даже против машин скорой помощи. हालांकि शुरुआती नानुकुर के बाद देश में मची तबाही रोकने और जान माल की हिफाजत के लिए यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार हो गया। बताया गया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बेलारूस के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद अपना एक प्रतिनिधिमंडल गोमेल के लिए रवाना कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जंग छिड़ने के फौरन बाद भले ही दुनिया के सामने मदद की गुहार लगाई, लेकिन जब खुद को उन्होंने अकेला पाया तो जिस तरह इससे मुकाबला करने का फैसला किया उसने जेलेंस्की की छवि हीरो वाली बना दी। इस बदली छवि का असर यूक्रेन के आम लोगों पर भी पड़ा है। एक दिन पहले दुनिया ने वो तस्वीर देखी थी जिसमें रूस के टैंक को सड़क से गुजरती एक कार पर चढ़ते देखा गया था, लेकिन अब दुनिया के सामने एक दूसरी तस्वीर तैर रही है। ये तस्वीर है रूस के टैंक को रोकने के लिए उसके सामने यूक्रेन के नागरिकों का जाना। इन तस्वीर में यूक्रेन में घुसा एक टैंक को रोकने के लिए एक नागरिक टैंक के सामने खड़ा हो गया। जब रूस के सैनिक ने उनसे हटने को कहा तो यूक्रेन का ये नागरिक टैंक के सामने बैठ गया ताकि उसे बढ़ने से रोका जा सके। हालांकि रूस के सैनिक ने उसे कुचला तो नहीं, लेकिन उस नागरिक के हटने के बाद टैंकों का काफिला आगे बढ़ने लगा। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। इन तस्वीरों के बाद कुछ दिन पहले तक अलग थलग पड़ता दिख रहा यूक्रेन के लिए अब मदद के हाथ भी आगे बढ़ते दिख रहे हैं। जैसे जैसे तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी, पलायन की तस्वीरें दिखने लगी, दुनिया के कई देशों की भत पिटने लगी, उसके बाद यूक्रेन की मदद के लिए कुछ हाथ भी आगे बढ़ने लगा। रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए विश्व के कई देशों ने यूक्रेन को आर्थिक मदद और हथियार भेजने के वादे किए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन सहित 28 देश इस बात पर सहमत हो गए कि यूक्रेन को अत्याधुनिक हथियार और तकनीक भेजे जाए। इसके साथ ही मेडिकल सप्लाई और अन्य मिलिट्री संसाधन देने का वादा भी किया गया है। यानी रूस ने जिस जंग को बेहद हल्का माना था अब वो चक्रव्यूह में बदलता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज चौथा दिन है। 4 दिन की लड़ाई में दोनों पक्षों को नुकसान हुआ है। बम और बारूद के इस खेल में बर्बादी का मंजर साफ देखा जा रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों दावा कर रहे हैं कि उनकी सेनाएं विरोधी पर भारी पड़ रही हैं। आपको दिखाते हैं कि 4 दिन की इस जंग में अब तक क्या क्या हुआ और दोनों देश क्या दावा कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले का चौथा दिन। चार दिन से यूक्रेन में ताबड़तोड़ बमबारी। कीव में 2 तेज धमाकों के साथ हुई सुबह। रूसी सेना ने गैस पाइपलाइन उड़ाई।
से दहला ओदेशा। खार्किव में घुसी पुतिन की सेना। दो दक्षिणी शहरों को घेरने का दावा। कीव के और करीब पहुंचे रूसी सैनिक। यूक्रेन पर हमले के चौथे दिन पुतिन की सेना ने एक के बाद एक यूक्रेन में हमले किए। रूस की सेना ने दावा किया कि हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पुतिन दुनिया को बार बार भरोसा दिलाते रहे कि उनकी सेना यूक्रेन पर हमला नहीं करेगी, लेकिन उनका ये दावा खोखला साबित हुआ। 24 फरवरी को पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। पहले दिन रूस की एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला और यूक्रेन के एयरबेस को निशाना बनाया। रूस की सेना ने कीव में एयरफील्ड पर कब्जा कर लिया। पहले ही दिन पुतिन ने सफाई दी कि हमला करना ही विकल्प बचा था। उसी दिन रूस के खिलाफ नाटो के सदस्य देश एकजुट दिखाई दिए और रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया गया। हमले के दूसरे दिन रूस की सेना ने यूक्रेन पर दबाव और बढ़ा दिया। रूस की सेना कीव के और नजदीक पहुंच गई। हमले के दूसरे दिन पुतिन ने यूक्रेन के सामने राष्ट्रपति जेलेंस्की को हटाने की शर्त रख दी। यूक्रेन ने पलटवार करते हुए 1000 रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। उसी दिन खार्किव पर रूस की सेना ने मिसाइल से हमला किया। पुतिन की सेना और आगे बढ़ी और कीव को घेर लिया। हमले के तीसरे दिन पुतिन की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर कंट्रोल करने की कोशिश और तेज की। रूस की सेना ने कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागी। यूक्रेन ने रूस की सरकार को चैलेंज किया। हमले के तीसरे दिन अमेरिका ने यूक्रेन की मदद का ऐलान किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। हमले के चौथे दिन पुतिन की सेना ने यूक्रेन का सबसे ज्यादा नुकसान किया। रूस की सेना कीव पर कब्जा करने के करीब पहुंचती दिखी। चौथे दिन राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने तेल डिपो को उड़ा दिया। खार्कोव शहर में रूस की सेना घुस गई। बदले में यूक्रेन ने रूस की सेना पर ड्रोन से हमले का दावा किया। जेलेंस्की के लिए राहत की बात यह रही कि यूक्रेन की मदद के लिए 28 देश सामने आए। इस बीच जेलेंस्की ने बेलारूस में बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया। 4 दिन की लड़ाई के बाद रूस का दावा है कि वो कीव पर कब्जा करने के काफी नजदीक पहुंच गया है। वहीं यूक्रेन रूस की सेना के दावों की खिल्ली उड़ा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि कीव अभी भी उसके कंट्रोल में है और रूस की सेना की हर कोशिश फेल हो गई है। Що вони роблять? Це помста. Народ піднявся на захист своєї держави, і вони відкрили справжнє обличчя. इस बीच 4 दिन के युद्ध के बाद दोनों पक्ष विरोधी को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। रूस के मुताबिक उसने यूक्रेन के 23 कंट्रोल पॉइंट तबाह कर दिए हैं। 223 टैंक को नेस्तनाबूद कर दिया है। रूस यूक्रेन की 39 मिलिट्री गाड़ियों और 28 एयरक्राफ्ट उड़ाने का भी दावा कर रहा है। इसके अलावा रूस ये भी कह रहा है कि उसकी सेना ने यूक्रेन के 7 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। रूस की सेना के हमले के बाद यूक्रेन की सेना के साथ नागरिक भी काउंटर अटैक करने को तैयार दिख रहे हैं। रूसी सेना का सामना करने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने गुरिल्ला वार की तैयारी की है और अपने नागरिकों को हथियार थमा दिए हैं। यूक्रेन भी रूस की सेना का बड़ा नुकसान करने का दावा कर रहा है। यूक्रेन के मुताबिक उसके काउंटर अटैक में 3000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। रूस के 102 टैंक जमींदोज कर दिए गए हैं। रूस की 540 बख्तरबंद गाड़ियां भी यूक्रेनी हमले में तबाह हो गई हैं। यूक्रेन ये भी दावा कर रहा है कि उसने रूस के 16 एयरक्राफ्ट और 18 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। रूसी मीडिया भी बढ़ चढ़कर दावे कर रही है। रूस की मीडिया की माने तो 4 दिन की लड़ाई में यूक्रेन को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के 23 कंट्रोल पॉइंट और 3 रडार पोस्ट निशाना बने हैं। 48 रडार, 8 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और 7 हेलीकॉप्टर मार गिराए गए हैं। रूस की मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना ने 11 ड्रोन, 28 एयरक्राफ्ट और 39 मिलिट्री गाड़ियों को उड़ा दिया है। रूसी हमले में यूक्रेन के 86 मोटार, 43 विशेष सैन्य वाहन और 31 S-300 भी तबाह हो गए हैं। रूस की मीडिया के मुताबिक हमले में यूक्रेन के 223 टैंक भी जमींदोज हो गए हैं। दावे अपनी जगह है,
लेकिन ये सच है कि अब तक ना तो रूस पूरी तरह से राजधानी कीव पर कंट्रोल कर सका है और ना ही यूक्रेन की सेना ने हथियार डाले हैं। अब यूक्रेन की जनता भी पुतिन की सेना के सामने सीना तान कर खड़ी हो गई है। यानी कुछ घंटों में यूक्रेन पर कब्जा करने का पुतिन का दावा खोखला साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दुनिया के सामने विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। दुनिया दो खेमों में सिमट गई है। बातचीत से समाधान निकालने की भी कोशिश की जा रही है। हालांकि अब आशंका जताई जा रही है कि क्या यह जंग फ्रांस तक पहुंचेगी, क्या महायुद्ध होगा, क्योंकि मशहूर भविष्यवक्ता नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। चार दिन से चल रही रूस और यूक्रेन में लड़ाई। दो पालों में बटे दिख रहे हैं दुनिया के देश। क्या दुनिया पर मंडरा रहा है विश्व युद्ध का खतरा? क्या सच होगी नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी? यूक्रेन और रूस के बीच लगातार चौथे दिन भीषण जंग जारी है। इस जंग का दोनों ही देशों को नुकसान उठाना पड़ा है। दोनों पक्षों के सैकड़ों सैनिकों की मौत हो गई है। जंग के बीच दुनिया दो पालों में बटी दिख रही है। एक तरफ रूस है जिसे चीन का प्रत्यक्ष साथ मिल रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के पक्ष में अमेरिका और नाटो मजबूती से खड़े दिख रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के चौथे दिन डर सता रहा है कि कहीं ये जंग अन्य हिस्सों में ना भड़क जाए। ऐसा होता है तो दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो जाएगा। फिलहाल इसकी आशंका कम नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन में रूस के खिलाफ अपनी सेना उतारने से इंकार कर दिया है। हालांकि नाटो ने यूरोप के पूर्वी हिस्सों में अपने सैनिक बढ़ाने का फैसला किया है। नाटो ने सैन्य कमांडरों को अपनी सीमा सुरक्षित रखने के लिए तैयारी तेज करने का आदेश दिया है। नाटो की रिस्पांस फोर्स को एक्टिवेट कर दिया गया है। अपने जंगी जहाजों और युद्धपोतों को हाई अलर्ट पर रखा है। सवाल यह है कि क्या नाटो इस युद्ध में शामिल होगा? क्या नाटो को अमेरिका का भी साथ मिलेगा? क्या चीन रूस के साथ खड़ा होगा? अगर ऐसा होता है, इसके बाद परमाणु जंग को रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता माइकल दी नास्ट्रेदामस ने साल 1555 में ही विश्व युद्ध की तरफ इशारा किया था। नास्ट्रेदामस ने साल 2022 के लिए भी जो भविष्यवाणी की थी, वो बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है। नास्ट्रेदामस ने अपनी किताब लेस प्रोफेटीज में भविष्यवाणी की थी कि साल 2022 में यूरोप में भीषण जंग होगी। फ्रांस को पूर्वी हिस्से में खतरे का सामना करना पड़ेगा। साल 2022 में महंगाई बेकाबू हो जाएगी। नास्ट्रेदामस के विशेषज्ञ बॉबी शेलर भी खतरा बता रहे हैं। शेलर के मुताबिक कुछ साल में विश्व युद्ध हो सकता है। नास्ट्रेदामस के 2022 को लेकर की गई भविष्यवाणी को इसलिए गंभीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि उनकी अधिकतर भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन थे नास्ट्रेदामस, जिनकी भविष्यवाणियों पर दुनिया भरोसा करती है। 1503 को जन्मे नास्ट्रेदामस फ्रेंच भविष्यवेत्ता थे। नास्ट्रेदामस ने दुनिया को लेकर ढेरों भविष्यवाणियां की। अपनी किताब लेस प्रोफेटीज के लिए जाने जाते हैं। लेस प्रोफेटीज किताब पहली बार साल 1555 में छपी। उनकी 942 भविष्यवाणियां दुनिया भर में चर्चित हैं। अब तक कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि नास्ट्रेदामस की सारी भविष्यवाणियां सच साबित हुई। वर्ष 1999 में धरती तबाह होने की उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई थी। अब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने के बाद नास्ट्रेदामस फिर चर्चा में है। दुनिया यही उम्मीद कर रही है कि 1999 को लेकर की गई उनकी भविष्यवाणी की तरह ये भविष्यवाणी भी गलत साबित हो, ताकि दुनिया एक बड़े खतरे से बच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.